हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। क्या था चैप्टर हमारा? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उस वीडियो में हमने देखा सेल डिवीजन क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है। सेल डिवीजन डेफिनेशन भी पढ़ी हमने, काफ़ी कुछ एक्सप्लेन भी किया था कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जब भी कोई नया सेल बनता है वो किससे बनता है? किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जिसे हम लोग बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। किसका स्टेटमेंट था ये? रॉडोल्फ विर्चॉफ का, जिन्होंने कौन सी थियरी दी थी? सेल लिंकेज थियरी दी थी। देन सेल डिवीजन क्या होता है, ये तो ये था। अब सेल साइकिल, सेल साइकिल के बारे में बात करें तो ऑल द सिक्वेंशियल इवेंट्स इंक्लूडिंग फ्रॉम, क्या क्या इवेंट्स इंक्लूड होते हैं इसमें? सेल ग्रोथ, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम यानी डीएनए रेप्लिकेशन, देन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यानी कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यानी साइटोकाइनेसिस। ये सभी सिक्वेंशियल इवेंट्स किस वे में होते हैं? साइक्लिक एंड ऑर्डरली मैनर में होते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। देन फेजेस ऑफ सेल साइकिल हमने देखा। फेजेस ऑफ सेल साइकिल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला था हमारा इंटरफेज, देन था हमारा डिवीजन फेज। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ इंटरफेज पढ़ने में, यानी इंटरफेज में क्या क्या चीज़ें इवेंट होती हैं। बात करते हैं हम लोग को जिस तरह की सेल डिवीजन, ह्यूमन सेल जब डिवाइड करता है तो नॉर्मली ह्यूमन सेल को डिवीजन में कितना टाइम लगता है? ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। एनसीईआरटी में एक और चीज़ दिया गया है यीस्ट के बारे में। यीस्ट का टाइम ड्यूरेशन एनसीईआरटी में दिया गया है कितना? 90 मिनट्स। 90 मिनट्स। ये तो हो गया हमारा डिवीजन का साइकिल, यानी इसमें ये जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 24 घंटे और 90 मिनट, इसमें सब कुछ हो रहा होगा। इंटरफेज भी हो रहा होगा और एम फेज भी हो रहा होगा, यानी हमारा डिवीजन फेज भी हो रहा होगा। बट इंटरफेज को अगर हम समझना चाहें तो हम बात करते हैं कि जब भी कोई एक सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, एक नया सेल बनाता है, वो नया सेल क्या करता है? फिर डिवाइड करके नया सेल बनाता है। यही प्रोसेस क्या होता है? कंटिन्यू होता है, यानी सेल डिवाइड कर करके दो नए सेल बनाए, वो दो अगले दो सेल बनाए। बट सेल का काम क्या सिर्फ यही है डिवीजन करने का ही? तो आंसर होगा हमारा नहीं। सेल पहले क्या होता है, जब कोई नया सेल बना उस सेल में पहले ग्रोथ होगी, सेल साइज में अपना ग्रो करेगा, और भी बहुत सारे इवेंट्स होंगे। सेल अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, कई सारे उसमें सेल ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन होगा। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हमारे इंटरफेज में होती हैं। यानी सेल का जब हम लोग फेजेस पढ़ेंगे तो इंटरफेज हमारा वो फेज होगा जिसमें ये सभी इवेंट्स होंगे जो सेल डिवीजन में आगे हेल्प करेंगे। वो सभी इवेंट्स जो कि आगे एम फेज या डिवीजन फेज में हेल्प करेंगे, वो सभी इवेंट्स कहाँ होते हैं? हमारे इंटरफेज में होंगे। यानी ये जो हमारा पीरियड है, तो पीरियड बिटवीन टू डिवीजन फेज इज इंटरफेज। दो डिवीजन फेज के बीच का फेज क्या है? इंटरफेज। नाम से भी पता चला इंटरफेज यानी बीच का कोई फेज। किसके बीच का फेज? दो डिवीजन फेज के बीच का फेज। एक सेल बना, इंटरफेज के थ्रू पास किया वो, देन वो किस में आ गया? डिवीजन फेज में। नए सेल बने, वो इंटरफेज के थ्रू पास किया, फिर आ जाएगा किस में? डिवीजन फेज में। एनसीईआरटी में हम लोग डायग्राम भी देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिया गया है। एक न्यूली फॉर्म्ड सेल है, वो न्यूली फॉर्म्ड सेल सबसे पहले किस में जा रहा है? इंटरफेज में जा रहा है। इंटरफेज को आगे डिवाइड किया गया है G1 S G2 में। G2 के बाद वो किस में जा रहा है? डिवीजन फेज में चला जा रहा है, यानी एम फेज में चला जा रहा है। इंटरफेज ही हमारा क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। यानी ये जो 24 आवर ड्यूरेशन है हमारे ह्यूमन सेल के डिवीजन का, एक्चुअली में डिवीजन तो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का काम है। डिवीजन फेज सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का काम है। सेल डिवाइड तो 1 घंटे के अंदर हो जाता है। बाकी के 23 घंटे क्या है? बाकी के 23 घंटे क्या है? हमारा सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए। बाकी के 23 घंटे में सेल क्या कर रहा है? खुद को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए। इसीलिए ऑलमोस्ट 95% ऑफ टाइम हमारा क्या होता है? इंटरफेज में ही सेल रहता है। इसीलिए इंटरफेज को हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। फिर डिवीजन में भी देखेंगे कौन सा लॉन्गेस्ट फेज होता है, कौन सा स्मॉलेस्ट फेज होता है। बट ओवरऑल सेल साइकिल का देखें तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है? इंटरफेज होता है, जिसमें हमारा सेल लगभग 95% ऑफ टाइम रहता है। यानी 24 घंटे में से लगभग 23 घंटे क्या होता है? सेल इंटरफेज में रहता है। बचे हुए 1 घंटे में सब कुछ हो जाता है उसका डिवीजन फेज, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सब कुछ उसका उस 1 घंटे में इवेंट हो जाता है। तो इंटरफेज का डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो कुछ इस तरह हम लोग लिखेंगे। इंटरफेज, it is a phase between two successive M phase. It is a phase between two successive
एम फेज। ये फेज क्या है? दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का फेज है। इन इंटरफेज सेल ग्रोज इन साइज एंड प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन। इंटरफेज में क्या होता है? साइज में ग्रो कर रहा है और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि अब अगले डिवीजन का टाइम आ गया है। इन इंटरफेज सेल ग्रोज इन साइज and prepares itself for next division। सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है नेक्स्ट डिवीजन के लिए। फिर इंटरफेज को हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है? ये सबसे एक्टिव फेज होता है। रेस्टिंग स्टेज क्यों बोलते हैं और एक्टिव स्टेज क्यों बोलते हैं? सबसे एक्टिव फेज ये इस वजह से होता है क्योंकि इसमें सेल का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। सेल का मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ रहता है? इंटरफेज में होता है। यानी सेल में कई सारे रिएक्शंस हो रहे होंगे, कई चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा होगा, सेंट्रियोल क्या कर रहा होगा? वो फॉर्म हो रहा होगा, सेल में ग्रोथ हो रही होगी, कई सारे ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो रहे होंगे, डीएनए क्या हो रहा होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होगा। ओवरऑल सेल का क्या होगा? मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा सेल का मेटाबॉलिज्म। इस वजह से इसको बोलते हैं इट इज़ मोस्ट एक्टिव फेज। बट साइंटिस्ट लोगों ने इसका क्या नाम दिया? इसको रेस्टिंग फेज का नाम दिया। तो रेस्टिंग फेज क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, मेटाबॉलिक इवेंट्स हो रहे हैं या डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ये इवेंट्स हम क्रोमोसोम में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ये इवेंट्स हम माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होते हैं। ये इवेंट्स माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं होते हैं। माइक्रोस्कोप में साइंटिस्ट को कुछ भी दिखा नहीं, तो उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? रेस्टिंग फेज। इनके हिसाब से तो क्या था? सेल इस स्टेज में सिर्फ रेस्ट कर रहा है, बट एक्चुअली में हो क्या रहा है? सेल इस स्टेज में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो ऐसा कुछ लाइन है। दो इट इज़ कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज, but it is most active phase of cell cycle। दो इट इज़ कॉल्ड रेस्टिंग स्टेज, इसे रेस्टिंग स्टेज इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल नहीं है, बट इट इज़ द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। मोस्ट एक्टिव क्यों है? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ गई है। अब इंटरफेज का हमने फर्दर डिवीजन किया G1S, G2 या G0 फेज में। एक एक करके हम लोग डिफरेंस तीनों का अच्छे से क्लियर कट डिफरेंस देखेंगे कि इन स्टेजेस में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। देखते हैं हम लोग इंटरफेस को हमने फर्दर डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट्स में, G1S, G2 फेज़ में। एक और स्टेज होता है हमारा G0 स्टेज, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे वो चीज़ क्या है। तो 3 स्टेज है हमारे, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। सीक्वेंस भी इनका यही है, G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। G1 फेज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? एक और नाम से जानते हैं, प्री सिंथेसिस फेज़। S फेज़ को क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज़। G2 फेज़ को बोलते हैं पोस्ट सिंथेसिस फेज़। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट तो हमारे यहाँ पे हो रहा है सिंथेसिस फेज में, जहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। ये इवेंट उससे पहले हो रहा है, इस वजह से इसका नाम रख दिया प्री सिंथेसिस। ये इवेंट्स उसके बाद हो रहे हैं, इस वजह से पोस्ट सिंथेसिस फेज। यहाँ पे जी क्या है? G1 या G2 ये क्या है? G1 या G2 का यहाँ पे मतलब है गैप 1, G मीन्स गैप 1 या गैप 2 फेज, गैप 2 फेज। देखते हैं कि करके इवेंट्स क्या क्या होते हैं। G1 फेज़ वो फेज़ होता है, यानी वो इंटरवल होता है जब सेल्स क्या है, किस स्टेज के बीच में, किन 2 स्टेज के बीच में? माइटोसिस यानी डिवीजन फेज़, माइटोसिस मियोसिस कुछ भी हो सकता है। एम फेज़ और सिंथेसिस फेज़ के जो बीच का इवेंट है वो क्या होता है? हमारा G1 स्टेज होता है। एनसीईआरटी की डायग्राम अगर देखना चाहें तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले क्या आता है हमारा एम फेज़, यानी नया सेल। एम फेज़ के बाद हमारे पास एक नया सेल प्रेजेंट है, वो फेज़ अभी किस स्टेज में जाएगा? G1 स्टेज में जाएगा। सो इट इज़ द इंटरवल बिटवीन एम फेज़ एंड एस फेज़। किन 2 फेजेस के बीच का इंटरवल है? ये एम फेज़ और एस फेज़ के बीच का इंटरवल है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं? G1 फेज़ कॉरस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन एम फेज़ एंड एस फेज़।
इस फेज़ में सेल्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, साथ ही साथ इनका ग्रोथ भी हो रहा है। जो हमने कुछ देर पहले बात की थी, सेल्स का ग्रोथ कब होता है, जीवन फेज़ में होता है। ओवरऑल तो इंटरफेज में सेल्स का ग्रोथ ही होता है, बट जीवन फेज़ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा होता है, यानी इस फेज़ में सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं। Cells are metabolically active and continuously grow. Cells are metabolically active and cells continuously grow. फिर जीवन फेज में सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर बढ़ने लगता है। सेल ऑर्गेनेल्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जब सेल डिवाइड करेगा तो नंबर इंक्रीज हुआ रहेगा। फिर ये सेल ऑर्गेनेल्स क्या करेंगे, अलग अलग सेल्स में, दोनों अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर भी इंक्रीज होने लगता है। ड्यूरिंग जीवन फेज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीजेस। देन नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीजेस। फिर यहाँ पे कई तरह के आरएनए और प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है, जो हमारे आगे चल के अलग अलग स्टेजेस में यूज़ होगा। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ आरएनएज एंड प्रोटीन। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सेल इंटरफेज में सेल ग्रो तो करता है, इतना तो पता चल गया हमें, बट इन तीनों फेज में सेल का मैक्सिमम ग्रोथ किस स्टेज में शो होता है। इन तीनों स्टेज में सेल अपना मैक्सिमम ग्रोथ शो करता है जीवन स्टेज में। सेल ग्रोज मैक्सिमम इन जीवन स्टेज। फिर जीवन इसी के साथ कंप्लीट होता है। ये क्या था हमारा प्री सिंथेसिस फेज। अब क्या आएगा हमारा सिंथेसिस फेज आएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, सिंथेसिस होगा। किस चीज़ की सिंथेसिस होगी, यहाँ पे सिंथेसिस होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए क्यों बोला हम लोगों ने, डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के आउटसाइड भी डीएनए प्रेजेंट होता है। सुना होगा आप लोगों ने स्मॉल सेकुलर डीएनए, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। बट एस फेज में बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियर डीएनए का ही रेप्लिकेशन होता है। साइटोप्लाज्मिक डीएनए का रेप्लिकेशन किसी भी स्टेज में हो सकता है। एस फेज में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। फिर बात करेंगे और किस किस चीज़ों की सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में क्लास 12 में हमें मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस में बहुत डिटेल में पढ़ना होता है। हिस्टोन क्या कराता है, हिस्टोन के ऊपर क्या होता है, डीएनए रैप्ड होते हैं। कैसे रैप्ड होते हैं वो चीज़ हम देखेंगे। हिस्टोन ऑक्टामर होता है, कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट इसका सिंथेसिस भी कहाँ होता है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसका सिंथेसिस होता है एस फेज में ही होता है। फिर एस फेज में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए हर सेल में क्या हो जाते हैं, डबल। अमाउंट ऑफ डीएनए एस फेज में क्या होता है, सबसे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होने की वजह से अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। बट सिर्फ और सिर्फ डीएनए का ही नंबर यहाँ बढ़ता है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता है। सिर्फ और सिर्फ डीएनए का ही नंबर बढ़ता है, यहाँ पे डबल हो जाता है एग्जैक्टली। क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे डबल नहीं होता है। यानी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि अगर सेल के किसी फेज़ में, जीवन फेज़ में 100 यूनिट्स ऑफ डीएनए है हमारे पास और 100 यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम है, 100 यूनिट ऑफ डीएनए, 100 यूनिट ऑफ क्रोमोसोम है। तो एस फेज़ में क्या होगा, एस फेज़ में क्रोमोसोम नंबर अभी भी 100 यूनिट्स ही होगा, बट डीएनए का नंबर क्या हो जाएगा, 100 से अब 200 हो जाएगा। यानी एट द एंड ऑफ एस फेज़ डीएनए सिंथेसिस होगी, इस वजह से डीएनए का नंबर डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर अभी भी सेम रहेगा। ये होता है हमारा अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी में दिया गया है, कैसे करके दिया गया है, 2C या 4N ऐसे करके दिया गया है कि डीएनए क्या है 2C से 4C हो जाएगा, बट क्रोमोसोम 2N का 2N ही रहेगा अभी भी। फिर यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रियोल जानते होंगे क्या होगा, सेंट्रियोल हेल्प कराता है हमारा स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में हेल्प कराता है। सेंट्रियोल हमारा हेल्प कराता है स्पिंडल फाइबर के
फॉर्मेशन में। स्पिंडल फाइबर क्या होता है? फिर स्पिंडल फाइबर वो होता है जो क्रोमोसोम को डिफरेंट पोल पे खींचता है, यानी क्रोमोसोम को अलग कराता है। बट स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है? सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होता है। जानते हो कि सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। एनिमल सेल्स के कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट होता है? हमारा साइटोप्लाज्म में। याद होगा सेंट्रियोल हमारा कैसा स्ट्रक्चर होता है? कार्टविल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमने पढ़ा है वहाँ पे सेल बायोलॉजी में, यानी दूसरे चैप्टर में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने सेंट्रियोल के बारे में काफ़ी कुछ देख रखा है। तो नेक्स्ट है हमारा G2 फेज, और इसे किस नाम से बोलते हैं? गैप 2 फेज या पोस्ट सिंथेसिस फेज। पोस्ट सिंथेसिस फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट जस्ट कम्स आफ्टर सिंथेसिस फेज। जस्ट सिंथेसिस फेज के जस्ट बाद कौन सा आता है? पोस्ट सिंथेसिस फेज यानी G2 फेज। यहाँ पे क्या होता है? फाइनल प्रिपरेशन हो रहा होता है माइटोसिस में एंटर करने के लिए, यानी इस फेज के जस्ट बाद सेल किस में जाएगा? माइटोसिस में एंटर करेगा। जो भी प्रिपरेशन अब सेल को, जो भी बचे हुए प्रिपरेशन है वो यहाँ पे करना है। इसके जस्ट बाद माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं फाइनल प्रिपरेशन ऑफ सेल साइकिल। फाइनल प्रिपरेशन किस तरह से होता है? यहाँ पे सिंथेसिस होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन की। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसाइज किस चीज़ में यूज़ होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन हमारा यूज़ होता है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में। याद रखना है कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ था कहाँ पे? सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेशन हुआ था? एस फेज में। फिर स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की। उसका सिंथेसिस कहाँ हुआ है? उसका सिंथेसिस हुआ है G2 फेज में। सेंट्रियोल एक्चुअली में होता क्या है? सेल डिवाइड करने से पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कार्टविल शेप्ड। ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कराते हैं। फिर ये स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम्स को अलग अलग कर देते हैं, यानी क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमेटिड को अलग अलग कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या है? हमारा स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए हमें जिस प्रोटीन की ज़रूरत है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, उसका सिंथेसिस कहाँ होता है? वो G2 फेज में होता है। इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे बहुत ज़्यादा कि कैसे स्पिंडल फाइबर हेल्प कराता है, कहाँ पे अटैच होता है, किस स्ट्रक्चर से अटैच होकर क्रोमोसोम को वो पुल करता है। देन ट्यूबुलिन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। फिर जस्ट आफ्टर G2 फेज cells enter in. After G2 phase cells enter in M phase। G2 फेज के जस्ट बाद हमारा क्या हो जाता है? M फेज, यानी सेल डिवाइड करने लगता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। वापस एक नया सेल बना, नया सेल जो मिला वो हमें किस स्टेज में मिलेगा? वो हमें मिलेगा G1 फेज। फिर से उसकी सिंथेसिस होगी, फिर से वो G2 में जाएगा, फिर से M में जाएगा। यही साइक्लिक प्रोसेस हमारा क्या होगा? कंटिन्यू चलता रहेगा इंटरफेज में। M फेज तो हमें पढ़ना ही है कि इसके बाद जब M फेज आएगा तो M फेज में क्या क्या इवेंट्स होंगे, बट इंटरफेज इसी के साथ हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक चीज़ हमारे पास रह गया, एनसीईआरटी में आप लोगों ने डायग्राम में भी देखा होगा, पीछे पैराग्राफ में भी दिया गया है कि G0 स्टेज। G0 स्टेज या जिसे हम लोग बोलते हैं क्विसेंट स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है? ये एक तरह का इनएक्टिव स्टेज होता है। किन सेल्स में होता है? ये ऐसे सेल्स में होता है जो डिवाइड नहीं करते हैं, जो यूजुअली डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे कि कौन से सेल्स? हमारे नर्व सेल्स हो गए, हार्ट के सेल्स हो गए, किडनी के सेल्स हो गए। इन सेल्स को क्या है? डिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार ये बन गए तो बने रहते हैं, अनलेस अनटिल इन्हें रिपेयर ना करना पड़े, खुद को किसी डैमेज की वजह से रिपेयर ना करना पड़े, अनलेस अनटिल ये डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये सेल्स किस स्टेज में चले जाते हैं? ये सेल्स M फेज के जस्ट बाद किस में चले जाते हैं? G1 में एंटर ना करके वो किस में चले जाते हैं? G0 फेज में चले जाते हैं, यानी कि इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। अब इनका फर्दर डिवीजन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, इनके अंदर सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, बस वो प्रोलिफरेट नहीं कर रहे होते हैं। प्रोलिफरेट नहीं कर रहे होते मतलब ये सेल्स अब डिवाइड नहीं कर रहे, प्रोलिफरेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं। ये तो हमारे लिए जानना जरूरी है। ये सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, बस डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहे हैं। ये हमारा कौन सा स्टेज था? क्विसेंट स्टेज या G0 स्टेज। G0 स्टेज सेल साइकिल का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि M फेज के बाद वो किस में चला गया? G0 स्टेज में, वहीं पे अरेस्ट हो गया, यानी उसमें फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा है, यानी एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं हो रहा है, वहाँ पे वो सेल्स अरेस्ट हो गए। सो विद दिस इंटरफेज कंप्लीट हो गया हमारा।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, एम फेज पढ़ेंगे यानी माइटोसिस स्टार्ट करेंगे। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।